नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बीती शाम उनके निवास कार्यालय में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओ'फारेल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ ऑस्ट्रेलिया और छत्तीसगढ़ के मध्य सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग और पूंजी निवेश, विशेष रूप से माइनिंग और पर्यावरण संरक्षण की संभावना पर विस्तार से विचार विमर्श किया। हाई कमिश्नर फारेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य के समग्र विकास, आदिवासी समुदाय के उत्थान और सामाजिक संकेतकों में सुधार के लिए लागू की गई राज्य सरकार की योजनाओं में गहरी रुचि ली। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा विशेष रूप से मौजूद रहे। कोरोना का संकट ना आया होता तो आज छत्तीसगढ़ में और भी ज़्यादा औद्योगिक प्रगति हुई होती। अब परिस्थितियां सामान्य हो रही है। नुकसान की रिकवरी के लिए यह अच्छा समय है। इसी दिशा में उठाए जा रहे एक बड़े कदम की घोषणा आज मैं करने जा रहा हूं। मुझे आप सभी को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजधानी रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन जनवरी माह में किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 27 जनवरी 2022 से की जाएगी, जो 1 फरवरी 2022 तक चलेगा। आज इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया गया। इसमें विश्व के प्रमुख इन्वेस्टर कम्युनिटियाँ, ग्लोबल कंपनियाँ, बिजनेस लीडर शामिल होंगे। स्थानीय व्यवसायी, उसके संगठन, निवेशकों के संगठन, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, बिजनेस इनोवेटर, उद्यमी भी इसमें शिरकत करेंगे। केंद्र और राज्य के अधिकारी भी इस इन्वेस्टर मीट में भाग लेंगे। इस आयोजन से सभी को एक दूसरे के नज़दीक आने का अवसर मिलेगा। इस समिट के दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश का लाभ, परस्पर सहयोग, पार्टनरशिप और व्यावसायिक उन्नति की संभावनाओं पर बातचीत की जाएगी। Well, look, it's a terrific first visit to the state. A wonderful meeting with the Chief Minister, talking about the opportunities between Australia and India in this state to further economic development for both our countries. Australia and India share many things in common, and one of the things that Australia can offer are some elements to enable state and national economies to grow even bigger. The Chief Minister was obviously talking about mining, about steel, about resources, but also about the newer industries in the state, including in the renewable sector, including forest products, which he promoted very strongly, and of course the desire to add value to existing industries through new industries. So we'll send messages back to Australia about the opportunities that exist within this state. बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने पत्र वार्ता से केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने विकास के नाम पर 2 बच्चों को जन्म दिया है। एक का नाम है डिमोनेटाइजेशन और दूसरे का नाम है मोनेटाइजेशन। दोनों का व्यवहार एक जैसा है। डिमोनेटाइजेशन से देश के गरीबों और कारोबारियों को लूटा गया, जबकि मोनेटाइजेशन से देश की विरासत को लूटा जा रहा है, और दोनों ही कम चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए हैं। कि आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप सब लोगों के बीच में आया हूं, और पूरे देश के अंदर कुछ वक्त, कुछ समय ऐसा होता है जबकि विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सही बातें जनता के बीच में बताने की जरूरत होती है। और मैं समझता हूं, और पूरी कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि एक ऐसा वक्त है जिसमें देश के धरोहर को एक तरीके से, देश की विरासत को एक तरीके से 70 वर्ष के अंदर जनता की गाड़ी कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को जब मेगा डिस्काउंट सेल लगा करके केंद्र सरकार जिस प्रकार से बेच रही है, उसको हम लोग यहां पर आकर के आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को हम जगाना और चेताना चाहते हैं। मोदी सरकार ने 2 जुड़वा बच्चों को एक तरीके से जन्म दिया।
एक का नाम डीमोनेटाइजेशन और एक का नाम मोनेटाइजेशन। और डीमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन दोनों का मकसद एक है। जैसे आप पुरानी पिक्चरों के अंदर देखते होंगे सीता और गीता, राम और श्याम, वैसे ही ये मोदी जी द्वारा प्रोड्यूस करी गई, डायरेक्ट करी गई फिल्म है मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन ने गरीबों, कारोबारियों और छोटे लोगों को लूटा, और यह जो मोनेटाइजेशन है ये देश की विरासत को लूटने का काम कर रहा है। कल से पूरे प्रदेश भर के स्कूलों को खोल दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का इसे लेकर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छोटी उम्र के बच्चों में संक्रमण का जोखिम ज्यादा रहता है, लेकिन लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अभी कोरोना को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षक और स्कूल स्टाफ को अनिवार्य तौर पर कोरोना का टीका लगवाना होगा। प्रत्येक टीचर जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए। सरकार ने कंपलसरी नहीं किया है, सरकार ने इसको ओपन रखा है, एक विकल्प के रूप में रखा है। तो स्वास्थ्य विभाग को भी और शिक्षा विभाग को भी ये अनिवार्य रूप से, चाहे निजी स्कूल हों चाहे सरकारी स्कूल हों, जो भी टीचर्स और स्टाफ कैंपस में बच्चों के साथ रहेंगे वो अनिवार्य रूप से वैक्सीनेटेड हों। उसके बाद पढ़ाई का जोखिम या रिस्क जिसको कहते हैं संभावना है लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, ज़्यादा चंचल हैं, उतनी सावधानियां व्यस्त लोगों की तुलना में शायद अपना पाएँ ना अपना पाएँ। तो वातावरण उनको सुरक्षित मिलना चाहिए। घर का वातावरण सुरक्षित है, हम जानते हैं किसको है किसको नहीं है कोरोना, सब बचे हुए हैं। स्कूल, बाहर से लोग आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है काम करने, तो इनका वैक्सीनेशन अनिवार्य होना चाहिए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आज रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में कलम बंद काम बंद के तहत सामूहिक अवकाश का आयोजन कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। फेडरेशन के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 28% डीए दिया जा रहा है, मगर छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को मात्र 12% डीए दिया जा रहा है, जो कि कर्मचारियों के प्रति अन्याय है। फेडरेशन की मांग है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी जल्द केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के कर्मचारियों को 28% डीए प्रदान करेगी। आज छत्तीसगढ़ राज्य में हर जिला तहसील विकास खंड में जो भी सरकारी कर्मचारी है, कोंटा दंतेवाड़ा के पहाड़ में भी यदि पंचायत सचिव पटवारी है, सब सामूहिक अवकाश लेकर के प्रदेश के कर्मचारियों को लगातार 2 साल से 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2021 तक जो महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है, ये प्रदेश के कर्मचारी महंगाई भत्ता देने के लिए पूरा हड़ताल कर रहे हैं। महंगाई भत्ता हमारा अधिकार है, कोई उपकार और भीख नहीं है, लेकिन महंगाई भत्ता के नाम पर प्रदेश में जो भेदभाव की नीति है, केंद्रीय कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य में 28% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य का विद्युत मंडल का कर्मचारी 28% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहा है। मेरा कर्मचारी आज 12% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहा है। महंगाई एक है, बाजार एक है, कर्मचारी एक है। तो ये जो भेदभाव की नीति है, उससे पूरे प्रदेश के कर्मचारी अपने आप को अपमानित समझ रहे हैं। अपने सम्मान के लिए सामूहिक अवकाश लेकर आज आंदोलन कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा 14 सूत्री मांग है। नरवा गरवा घुरवा बारी नहीं आए भैया कर्मचारी मन के बारी, कब कर्मचारी मन के बारी आई ये कोनो नहीं जानते। आज पूरा प्रदेश के चपरासी, बाबू, मास्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी, वाहन चालक सब काम ला छोड़ करके सामूहिक अवकाश लेकर के आज आंदोलन में आए हैं। यदि आज के आंदोलन से सरकार अपन कुंभकर्णी निंद्रा से नहीं जागत है तो ये मान के चलो कि वो कुंभकर्णी निंद्रा से जगाए पर हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाबो। एक योद्धा के रूप में शासकीय कर्मचारी अपने प्राणों का बलिदान दिया और समाज की रक्षा की। ऐसे कठिन समय में सरकार को ये चाहिए कि उनके वेतन भत्ते न रोक के उनको महंगाई भत्ता प्रदान करना चाहिए। और जब अब वही राज्य के आईएएस कैडर, जो राज्य कैडर हैं, उनको जब महंगाई भत्ते का आदेश दिया जाता है, यहाँ पर विद्युत मंडल में कार्यरत कर्मचारी उनको महंगाई भत्ते का जो 28% दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी। बस्तर में चल रहे भाजपा के चिंतन शिविर का कल समापन भाजपा प्रदेश प्रभारी के एक ऐसे बयान के साथ हुआ जिसने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है।
दरअसल भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने शिविर के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा बयान दिया जिसका आशय था कि यदि भाजपा कार्यकर्ता थूकेंगे तो राज्य सरकार बह जाएगी। गौरतलब है कि 3 दिनों तक चले भाजपा के इस चिंतन शिविर में भाजपा ने आगामी चुनाव के लिए कमर कस ली है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी का कहना है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पा रही है। भाजपा इसे मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी। पुरंदेश्वरी के बयान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए आग्रह करते हैं हम आप सबको कि आप संकल्प लेके जाएं। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। इस संकल्प के साथ आज से आपको काम करना पड़ेगा और फिर से आपके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी 2023 में जरूर सत्ता में आएगी। इस बयान पे मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पुरंदेश्वरी जी की मानसिक स्थिति इस स्तर पे उतर आएगी, ये उम्मीद नहीं थी। जब हम लोग साथ थे और अर्जुन सिंह जी के साथ वो राज्य मंत्री थी तब तो ठीक ठाक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या स्थिति हो गई है। और यदि आसमान पे थूकोगे तो खुद के चेहरे पे गिरता है। भाजपा द्वारा बस्तर में किए गए चिंतन शिविर का समापन तो अब हो गया, लेकिन इसके बावजूद इसके बाद भी इस पर चर्चाएं थम नहीं रही हैं। हम आपको बता दें कि इस शिविर में भाजपा ने आगामी समय को लेकर अहम रणनीतियां तैयार की हैं। इस बैठक में बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा तो था ही, किंतु कई बड़े चेहरे भी नदारद रहे। शिविर से गायब इन चेहरों की बात करें तो इनमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सहित और भी कई बड़े नेता शामिल हैं। बैठक से नदारद इन चेहरों को लेकर भी इन दिनों सियासी गलियारे में चर्चे चल रहे हैं कि भाजपा में भी अब अंतर्कलह शुरू हो गई है। देखिए, एक सीमित संख्या में चिंतन शिविर में जो एक मापदंड तय होते हैं, क्राइटेरिया तय होते हैं, उसके अनुसार एक लिस्टिंग होती है, एक सूची बनती है, उन्हीं नेताओं को वहाँ पर बुलाया जाता है। तो मुझे लगता है ये विशुद्ध रूप से प्रदेश भाजपा संगठन और राष्ट्रीय जो हमारे सह संगठन महामंत्री हैं, जो हमारे प्रभारी हैं, उनके बीच का विषय है कि किस स्तर के तक के कार्यकर्ताओं को वहाँ पर बुलाना है। तो मुझे लगता है ये कोई विवाद का विषय नहीं है, ये एक व्यवस्था का विषय है। तो मुझे लगता है उस व्यवस्था के अंतर्गत उन लोगों को वहाँ पर बैठक में बुलाया गया। छत्तीसगढ़ में बीते 1 साल के भीतर 16 हाथियों की मौत अलग अलग कारणों से होने की बात सामने आई है। काफी समय से प्रदेश में हाथी और मानव का द्वंद्व चलता आ रहा है। 15 साल तक सत्ता में रही भाजपा की सरकार ने ये द्वंद्व खत्म करने के कई प्रयास किए थे, लेकिन इन प्रयासों में उन्हें नाकामी हाथ लगी। कांग्रेस सरकार भी प्रयास कर रही है कि हाथी और मानव के बीच का ये द्वंद्व खत्म किया जा सके, लेकिन हाथियों की मौत के आंकड़े कुछ और ही बयान कर रहे हैं। मामले में अब सियासत भी साफ साफ देखी जा रही है। हाथियों की मौत पर आए आंकड़ों को लेकर विपक्ष भी अब कई सवाल खड़े कर रहा है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने हाथी और मानव द्वंद्व को लेकर 2.5 साल में कोई भी कार्य सरकार द्वारा नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर भी कई तंज सरकार पर कसे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हाथियों की मौत के पीछे किसी गिरोह के होने की आशंका भी जताई है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में हाथी और मानव का जो द्वंद्व चल रहा है, 2.5 साल व्यतीत होने के बाद में ये सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी है। जब लेमरू प्रोजेक्ट की बात आई, आज कहां पर है, क्या है, 2.5 साल में कहां बढ़ी है। दूसरी तरफ हाथियों के द्वारा जो जन और धन की जो हानि हो रही है, इसको रोकने में सरकार पूर्ण रूप से असफल है, महावत कमजोर साबित हो रहा है। हाथियों की मौत और प्रदेश में हाथियों की स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ हाथियों का विचरण क्षेत्र बन चुका है।
पहले हाथियों की मौजूदगी सीमित इलाकों में थी, लेकिन अब ये शहरी इलाकों तक भी पहुंच गए हैं। उन्होंने हाथी अभयारण्य बनाने की योजना पर काम जारी रहने की बात भी कही है। वहीं इस चुनौती से निपटने के लिए विशेषज्ञों से रायशुमारी किए जाने की बात भी कही है। हाथियों का लगातार विचरण का क्षेत्र नया बन रहा है और बदल भी रहा है। सरकार की ओर से अपनी प्रायोरिटी है, हम लोग जहाँ जहाँ हाथियों के लिए अभयारण्य बनाने की हमारी योजना है उसमें तो काम चल रहा है, लेकिन इनका पूरा छत्तीसगढ़ अब इनका विचरण का क्षेत्र बनते जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके निदान के लिए विशेषज्ञों की राय इसमें ली जा रही है। निश्चय ही प्रदेश में आए हाथियों के मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वर्ष 2020 की बात करें तो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 10 हाथियों की मौत हुई थी। वहीं 2021 में अब तक 6 हाथियों की मौत हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर हाथियों की मौतें करंट लगने की वजह से हुई है। वहीं कई 100 संदिग्ध हालत में भी मिले हैं। ऐसे में इन मौतों पर सवाल उठना भी लाजमी है। अब देखना ये होगा कि इस चुनौती से निपटने और हाथियों की मौतों को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होता है, या फिर ये सभी प्रयास सिर्फ सफ़ेद हाथी ही साबित होंगे। वीआईपी न्यूज में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुभाष की बात। अभी तो खुश्क है मौसम, बरसात हो तो सोचेंगे कि हमें अपने अरमानों के बीज किस मिट्टी में बोना है। दरअसल छत्तीसगढ़ का किसान इस समय लगभग इसी मना स्थिति में है। कहने को बस्तर में चिंतन शिविर हुआ और मांदर की थाप पर भाजपा के नेता नाच भी रहे हैं, आदिवासी नृत्य कर रहे हैं, पर ऐसे ही समय खास करके बस्तर का जो किसान है जिसने वनोपज के साथ साथ बाकी फसलें पर भी अपने जीवन को आधारित किया है, वो आसमान की तरफ निहार रहा है और देख रहा है कि बरसात कब हो तब मैं बीज बोने का काम शुरू करूं। पूरे छत्तीसगढ़ के जो ज़िले हैं, अगर हम नए ज़िलों को छोड़ दें तो 28 ज़िले अगर हम पुरानी बात करते हैं तो उसमें से 12 ज़िले ऐसे हैं जो पूरी तरह से अल्प वर्षा या अनावृष्टि जिसको हम कहते हैं उससे प्रभावित हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की औसत वर्षा की बात करें तो 1262.8 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है। अभी तक जो वर्षा के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, हम कह सकते हैं कि उसमें केवल 792.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ये जो वर्षा है ये सामान्य वर्षा से काफ़ी कम है और इसी को लेकर एक पूरी चिंता की लहर चारों तरफ व्याप्त है। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन जो देश में हो रहा है उसकी भी महापंचायत होने जा रही है। वो महापंचायत 28 तारीख को राजिम में होगी जो यहाँ की एक पुण्य भूमि कहलाती है। 27 तारीख को इस पूरे आंदोलन के 10 महीने होने जा रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन पिछले 10 महीने से चल रहा है। और इधर 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किसान महापंचायत ने दिया है। तो छत्तीसगढ़ के किसान जो नेता हैं वो एकजुट हुए हैं इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। छत्तीसगढ़ की सरकार की चिंता इस बात की है कि अगर वर्षा नहीं हुई तो आकस्मिक प्लान क्या होगा। छत्तीसगढ़ में उत्पन्न अवर्षा की स्थिति के बीच में ही कृषि कार्यों की समीक्षा के लिए 6 सितंबर को जो संसदीय समिति है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं वो भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। और जो भूपेश बघेल की सरकार है जो कि किसानों की सरकार कहलाती है, जिसने किसानों की ऋण माफ़ी की है, जिसने समर्थन मूल्य पर धान खरीदा है, जिसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेके आई है, जिसने गोबर खरीदी का काम किया है, जो किसानों के साथ अलग अलग तरह से काम कर रही है, वो किसानों को 2500 रुपये पे जिसने बोनस भी दिया, वो सरकार के पास अभी ये है कि इस साल 105 मीट्रिक टन
धान खरीदने का लक्ष्य है, जिसमें से केवल 65 से 70 मीट्रिक टन, राज्य की ज़रूरत 12 से 15 लाख मीट्रिक टन की है। यदि मौसम मेहरबान हुआ और धान का उत्पादन ठीक ठाक रहा तो बाकी धान का क्या होगा, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। सवाल ये है कि सरकार धान तो खरीद लेगी, पर जब FCI चावल खरीदेगा तो वो उस मात्रा में नहीं खरीदेगा। तो सरकार के सामने इस समय एक दुविधा की स्थिति है कि उसको अपने किसानों को भी खुश रखना है, किसानों की जो फसल अवर्षा से नुकसान होने वाली उसकी भरपाई भी करना है, और इधर अगर वो धान खरीदती है और उस धान को FCI चावल के रूप में उतना नहीं लेती तो बचे हुए धान का क्या करें, ये भी एक सवाल है। तो छत्तीसगढ़ का किसान इस समय संकट में है। सरकार जो किसानों की सरकार है उसको भी किसानों को मदद देने में आने वाले समय में जो केंद्र की नीति है उससे तकलीफ होगी। तो किसानों को लेकर ये पूरा माहौल इस समय गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में 2020 में कुल 48.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी की गई थी और 2021 में 48.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 45.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है। खरीफ का कुल लक्ष्य 95%। गत वर्ष इसी अवधि में 47.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल की बोनी हो गई थी। अब तक धान का बोता 25.78 लाख हेक्टेयर है जो लक्ष्य का 101% है, और रोपा 11.35 लाख हेक्टेयर हो चुका है जो लक्ष्य का 99% है। इस बात से कुछ नहीं होगा कि कितनी फसल बोई गई है। दरअसल मामला यहाँ ये फंसा है कि जुलाई में 34% और अगस्त में 12% कम वर्षा हुई है। अगर वर्षा नहीं हुई तो निश्चित रूप से जो धान की बुआई की गई है वो 82 प्रभावित होगी। और अगर धान की फसल के लिए जैसा सब जानते हैं कि पानी की जरूरत है, अगर पानी ही नहीं है तो हम कितनी 82 कर लें, कितना ही बोता हम कर लें, उससे कुछ नहीं होगा और धान की फसल का नुकसान जो होना है वो होकर रहेगा। ये अलग बात है कि कृषि मंत्री और कृषि वैज्ञानिक अभी भी इस बात के लिए आशान्वित हैं कि शायद उतना नुकसान ना हो जितने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में ये भी एक संकट आएगा कि एक तरफ तो किसानों के सामने अवर्षा के कारण अकाल की स्थिति है, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जो हमारे कृषि वैज्ञानिक कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि नहीं अभी जल्दीबाजी है, अभी हमने जो नजरी आकलन किया है तो 51 तहसीलों में 0 से 30% की क्षति का हमने आकलन किया है और 19 तहसीलों में हमने 31 से 50% क्षति का आकलन हमने किया है। तो उन्होंने इसके लिए भी एक आकस्मिक कार्य योजना बनाई है। भूमि है जहाँ पर कि कम पानी की आवश्यकता है, जिन फसलों में उसमें उड़द है, तिल है, रमतीला है, मक्का है, दलहन और तिलहनी फसलें हैं, इनको बोने की बात हो रही, पर उसके लिए भी 60-65 दिन की अवधि लगती है। तो अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा संकट किसानों के सामने भी है, सरकार के सामने। और जो गांगरेल है जो बड़ा पानी का प्रदाय रायपुर और आसपास करता है, उसका कैचमेंट एरिया कांकेर है। कांकेर से ही गंगरेल में पानी आता है और कांकेर में इस समय बरसात की स्थिति बिल्कुल बहुत ही ख़राब है। बस्तर के केवल सुकमा में थोड़ी ठीक बरसात हुई है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश ज़िले जो एक फसली है, जहाँ पर 2 फसली फसलें होती है, जहाँ नहर की व्यवस्था है, वहाँ पर भी चूँकि गंगरेल में पानी नहीं होगा और बांधों में पानी नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में वो कैसे 2 फसलें होगी, ये भी एक चिंता की बात है। आज राजधानी रायपुर में राज्य भर के SSC GD 2018 के अभ्यर्थियों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों की ये मांग है कि 2018 में हुई SSC GD परीक्षा में 550 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, मगर मेडिकल टेस्ट होने के बाद भी अभी तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हम लोग जितने लोग भी आए हैं छत्तीसगढ़ से, सब कोई अलग अलग ज़िले से आए हुए हैं। ये हम माननीय महोदय महामहिम अनुसुईया जी के यहाँ मतलब ज्ञापन देने आए हुए हैं। ये जो है 2018 SSC GD का मुद्दा है। मतलब जो टोटल सीट थी 62,210, जिसमें से मतलब 2500 लगभग हमारे छत्तीसगढ़ को मिला था, उसमें से मात्र 1700 इन्होंने फिल की
और टोटल 550 सीट जो है इन्होंने खाली कर दी है। तो हमारी सभी कैंडिडेट की मांग है कि जितने लोग बचे हुए हैं हम सभी की ज्वाइनिंग की जाए। हम दिल्ली में भी प्रदर्शन किए, लगभग 6 महीना से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। वापस हर नेता मंत्री के चक्कर काटे, लेकिन किसी ने भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी। मैं SSC GD कैंडिडेट 2018 की कैंडिडेट हूँ और मैं मेडिकल फिट हूँ। रिटर्न पास कर ली, फिजिकल पास कर ली, सब पास कर ली, फिर भी मेरा मेरिट में नाम नहीं आया और जॉइनिंग नहीं हुआ। तो मैं महोदय जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम लोग ऑल मेडिकल फिट को जल्दी से जल्दी जॉइनिंग दें। अशासकीय महाविद्यालय प्राचार्य संघ एवं निजी महाविद्यालय संघ ने आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव से मिलकर अपनी 8 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से बातचीत की। कुलपति एवं कुल सचिव ने प्रत्येक बिंदु पर न केवल विस्तृत चर्चा की अपितु सभी मांगों को सहर्ष स्वीकार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात कही। साथ ही इस पर चिंता जाहिर करते हुए प्रत्येक महाविद्यालय को नियमों के तहत प्रवेश संबंधी नीतियों में शिथिलता बरतने की भी सलाह दी। विशेषकर छात्रों के दाखिले को लेकर हो रही कठिनाई के निवारण हेतु संगठन का सुझाव था कि छात्र ऑनलाइन पंजीयन करने के बाद मनचाहे कॉलेज में जाकर दाखिला ले सके, जिससे छात्र महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को भी सुविधा होगी। इस पर कुलपति जी ने सहमति व्यक्त कर शीघ्र निर्देश जारी करने की बात कही। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार मीडिया के साथियों के हर सुख दुख में साथ खड़ी है। उनकी पेशेगत चुनौतियों और मुश्किलों को कम करने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। मीडिया कर्मियों की मुश्किलें जितनी कम होगी, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की राह भी उतनी ही आसान होगी। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पत्रकारिता और उसके उच्च आदर्शों को संरक्षण देते रहने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को आज अपने निवास स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकार कल्याण कोष से स्वीकृत सहायता राशि के चेक वितरित किए। श्री बघेल ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हम सभी ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। संक्रमित लोगों की पहचान करने से लेकर उनके उपचार की व्यवस्था करने का काम शासन के लिए जितना चुनौतीपूर्ण था, मीडिया के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचाना, अफवाहों को लेकर आगाह करना और सकारात्मक वातावरण को बनाए रखना भी था। भाजपा के चिंतन शिविर में ढोल नृत्य किए जाने पर प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि चिंतन शिविर में बजने वाले ढोल बस्तर का नहीं बल्कि जशपुर क्षेत्र का है और उसे थाप देने वाले नेता भी उसी क्षेत्र से आते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने नंद कुमार साय पर सीधे निशाना साधा है। लखमा ने यह भी कहा है कि भाजपा ने अपने शासनकाल में बस्तर के लिए कुछ भी नहीं किया है। हमारा वरिष्ठ नेता आदिवासी नंद कुमार साय वो ढोल बजा के नाच रहा था। तो ऐसा थोड़ी होता है, बस्तर के लोगों को अपमान किया है। बस्तर में ढोल बजा नाचते हैं, गोटुल में, मेला में, मंडई में कोई अगर मंत्री आता है तो स्वागत में नाचते हैं, लेकिन वो आलिशान बंगला के अंदर नाचते हैं क्या? कल टीवी देखी होंगे आप लोग। इनको नाचने वाला भी, स्वागत करने वाला आदिवासी नहीं मिला, वो भी जसपुर से जाके नंद कुमार साहब बड़ा बाल वाला वो नाचवा रहे थे, इसलिए मेरे को दुख लगा है। ऐसा बड़ा आदमी को, इस उम्र के आदमी को ढोल नहीं नाचवाना चाहिए। वो ढोल भी बस्तर का ढोल नहीं था, वो जसपुर का ही ढोल था। आदमी भी जसपुर वाला है। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।